नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। दोस्तों अगर अक्षांश की बात किया जाए तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं हम इसको देखेंगे। किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। दोस्तों कोई भी स्थान हो और पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। जैसे सपोज दैट हमने कहा, यहाँ हम देख लेते हैं, जिससे मैंने कह दिया दोस्तों ये पृथ्वी का केंद्र है, सपोज दैट मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम इतना अगर ऐसे मापें, ये जो कोणीय दूरी होगा पृथ्वी के केंद्र से, यही हमारा अक्षांश होगा। जैसे हम यहाँ पर मापे तो ये जो हमारा कोणीय दूरी होगा यही हमारा अक्षांश होगा। और दोस्तों दूसरा जो अक्षांश का डिफिनीशन है वो इस प्रकार हो सकता है। जो ये आपका गोलार्ध दिख नहीं रहा है, दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये जो हॉरिजेंटल लाइन खींची गई है, ये एकदम समानांतर, ये इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब एकदम समानांतर रेखा जो खींची गई है वही आपका क्या है? वही आपका अक्षांश रेखा है। ओके दोस्तों, तो और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एकदम समानांतर होती हैं, एकदम समानांतर। देखिए एकदम समान है, एक दूसरे के एकदम समान है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। यदि किसी दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उन्हें समानांतर रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों ये चीज़ अभी मैं आपको बता दिया हूँ। यदि किसी दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उन्हें समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, ये चीज़ अभी मैं आपको बता दिया हूँ। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। दोस्तों इन रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा दोस्तों ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपका ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखाओं का जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है फाई होता है। अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है? 181 है, किंतु वृत्त कितना है दोस्तों? 179। इसको देखते हैं हम चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से। जैसे मैंने कहा दोस्तों ये आपका पूरी की पूरी एक तरीके से गोलार्ध है। यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजर रहा है। और दोस्तों इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, 90 दूनी 180 हो गया, 92 या 180 हो गया। और दोस्तों अगर हम इसमें भूमध्य रेखा को जोड़ेंगे तो 181 हो गया कि नहीं? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या पूरी कितनी है? 181 है। और दोस्तों अगर वृत्त की बात किया जाए तो ये वाला घटा दिया जाता है, इसको नहीं जोड़ा जाता। ये जो नॉर्थ पोलर एकदम लास्ट वाला है नहीं, इसको नहीं जोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका वृत्त 179 है दोस्तों। इस चीज़ को माइंड करिएगा यहाँ पर, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है दोस्तों वो असमान होती है, मतलब समान नहीं होती। अभी मैं आपको बताया हूँ जो अक्षांश रेखाएं हैं नहीं, इनकी जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों? असमान है। जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ पर ऐसे एक मैप बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये भूमध्य रेखा हो गया, फिर ये कर्क रेखा। देखिए मतलब जो लंबाई है असमान है, मतलब पहले बड़ा है फिर छोटा हुआ फिर छोटा हुआ, मतलब छोटा होते होते चला जाता है ये लास्ट तक। तो जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई क्या होती है दोस्तों? असमान होती है, समान नहीं होती हैं। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं के बारे में देखेंगे, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। जिससे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भूमध्य रेखा के बारे में। दोस्तों भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, एक तरीके से ग्रेट लाइन में महान वृत्त भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। और दोस्तों भूमध्य रेखा का जो कार्य होता है वो क्या करता है? वो पृथ्वी को, जैसे सपोज दैट ये आपका पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये आपका भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के एकदम बीच से एकदम गुजर रही है लाइन। और दोस्तों जो ऊपर वाला भाग है वो उसका नॉर्थ वाला पार्ट है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो उसका साउथ वाला पार्ट है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा क्या करता है? भूमि को मध्य करता है, मतलब भूमि में मध्य करता है, मध्यस्थता करता है, 2 भागों में बांटता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है दोस्तों, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं उन्हें महान वृत्त कहा जाता है। दोस्तों ये जो हमारा भूमध्य रेखा है नहीं, ये पृथ्वी को 2 रेखाओं में 2 भागों में बांट रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? महान सर्कल भी कहा जा सकता है, या महान वृत्त भी कह सकते हैं आप। और दोस्तों जो हमारे विषुवत रेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो 40,096 किलोमीटर है।
विषुवत रेखा ये जो है नहीं, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, इसकी लंबाई है 40,096 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई जितनी है पूरी 40,096 किलोमीटर है दोस्तों। विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, ये चीज़ माइंड करिएगा दोस्तों। जो विषुवत रेखा है नहीं, इक्वेटर, वो पूरा 13 देशों से गुजरती है। मुख्यतः दोस्तों 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं, मैप के सहारे देखते रहते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों ये जो है नहीं, मुख्यतः 3 महाद्वीपों से, एक तो आपका हो गया ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ये एशिया वाले पार्ट से गुजरती है। तो इसको हम देखते हैं विस्तार से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश इक्वाडोर, कोलंबिया व ब्राज़ील। देखिए दोस्तों, ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश है वो हैं, ऐसे देख लीजिए, यहाँ से एकदम गुजरी हुई लाइन, तो इक्वाडोर से जा रही है, कोलंबिया से जा रही है और ब्राज़ील से जा रही है। ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। अफ्रीका महाद्वीप की अगर देश की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया इत्यादि चीज़ों से गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया गैबन हो गया, ये हो गया कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, तो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया। दोस्तों देखिए, एकदम यहाँ से एक तरीके से आप कह सकते हैं एकदम ये ऐसे जाती है, एकदम ऐसे इसमें टच होते हुए ऐसे होकर कैसे जाती है विषुवत रेखा। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप कितने देशों से ये गुजरती है। अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप के देश, तो दोस्तों मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और प्रिंसिपे से गुजरती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ दोस्तों देखिए मालदीव है और मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कर्क रेखा के बारे में। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है नहीं, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये अभी मैं इसको मैप के सहारे से आपको बताता हूँ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, माइंड कीजिएगा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आपको माइंड करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आपका एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। ये यहाँ पर है 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्कटिक रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर में है। और दोस्तों ये जो है 66.5 डिग्री जो साउथ है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप के समीप है। दोस्तों ये चीज़ें आपको माइंड करना पड़ेगा, अंटार्कटिक महासागर के समीप है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, ये आपका एक मैप है, ये आपका हो गया मैप। ये दोस्तों आपका हो गया भूमध्य रेखा, एकदम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको मैं बताया हूँ, इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा। ये आपका उत्तरी एरिया है, आपका दक्षिणी एरिया है। अगर हम यहाँ से 23.5 डिग्री अगर उत्तर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्क रेखा। और यदि 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगा, आर्कटिक रेखा मिलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो आर्कटिक रेखा मिलेगा। ये चीज़ आपको एकदम माइंड होना चाहिए। और यदि हम भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मकर रेखा मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। और दोस्तों यदि हम भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ जाते हैं तो हमें अंटार्कटिक रेखा मिलेगा। ये भी चीज़ें आपको माइंड करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर होती है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और अक्षांश की जो संख्या यहाँ पर 180 दिया गया है दोस्तों, 180 जो दिया गया है वो किसको छोड़ करके, विषुवत रेखा को छोड़ करके दिया गया है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये चीज़ देख चुके हैं दोस्तों ये सब चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर बात होती है 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया, अगर ये हमारा पूरी की पूरी गोलार्ध है, यहाँ से देखिए हम इसको नाम दे दिए 90 डिग्री गोलार्ध, 90 डिग्री साउथ हो गया ये, और ये आपका हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। तो दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं भाई, नॉर्थ है तो उत्तरी होगा ही, तो 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और 90 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है दोस्तों।
यहाँ भी चीज़ें हैं। 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों ये चीज़ें आप एकदम माइंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपके एग्जाम में एकदम 100% आएगा ये। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ अश्व एक होता है, अगर आपने सुना होगा अश्व के बारे में। अश्व मीन्स होता है घोड़ा होता है। घोड़ा इसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाज चल नहीं पाती हैं, ज़्यादा उच्च वायुदाब के कारण, ज़्यादा हवा के कारण यहाँ पर चल नहीं पाती हैं जहाज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता नहीं, यहाँ पर मतलब घोड़ों के सहारे सब कुछ पार किया जाता है। जैसे कोई भी सामान होता है तो घोड़ा के सहारे, अश्व के सहारे पूरा पार किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अश्व। और दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो हवा आएगा अश्व की तरह, एकदम घोड़े की तरह आएगा, बहुत तेज दौड़ता हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया, आप देख भी रहे हैं, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र को अश्व कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब होता है, A1 नंबर का होता है। दोस्तों ये जैसे आपका है, ये आपका भूमध्य रेखा है पूरा का पूरा, आपको पता है ये चीज़। यहाँ से दोनों में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी 30 से 35 डिग्री वाले एरिया को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वायुदाब होता है बहुत ज़्यादा होता है, उच्च वायुदाब होता है। ये चीज़ें दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे आगे, किंतु यहाँ पर बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। और दोस्तों अगर बात की जाए कर्क रेखा, तो जो कर्क रेखा है दोस्तों वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपका गुजरात है, फर्स्ट आपका है दोस्तों गुजरात है, फिर उसके बाद आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है दोस्तों, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों आप इसके सहारे से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार से हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मित्र पर हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों रा से राजस्थान हो गया, गमछा गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड। ये हो गया दोस्तों आपका। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये जो 23.5 डिग्री है ना, यहीं से 8 रेखाएं गुजर, मतलब हमारे इसी रेखा से 8 राज्य जो हमारे वही छूते हैं कर्क रेखा को, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं, जो देशांतर रेखाएं होते हैं, देशांतर रेखा को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं का, तो दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूरब और पश्चिम 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पहले हम देखते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा क्या चीज़ है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं मैप में। दोस्तों जैसे आपका है मैप है, ये आपका मैप है, यहाँ पे देखिए, ये जो है नी, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों, ये वाला जो लाइन है प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये पूरे पृथ्वी को पूरब और पश्चिम 2 भागों में बांटता है। पहला ये आपका हो गया पूरब, इस साइड पूरब है आपको पता है, इस साइड आपका पश्चिम है। और दोस्तों जब टाइम निकालते समय मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि टाइम निकालते समय पूरब वाले एरिया में प्लस कर दिया जाता है और पश्चिम वाले एरिया में माइनस कर दिया जाता है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो है नी, ये क्या करता है भाई, यहाँ ये 0 डिग्री जो लाइन है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ये चीज़ें आपको माइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया भी है, प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और दोस्तों जो देशांतर रेखा का जो प्रयोग होता है वो समय निर्धारण के लिए किया जाता है। मोस्टली कहाँ होता है, टाइम निकालने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं। एक तरीके से जैसे हम देखें तो ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्ताकार होती है। दोस्तों देखिए आधा ही गोला है, ये आधा ही गोला होता है, अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा भूमध्य रेखा है और ये हमारा अगर जैसे क्या है, फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा अगर है तो अगर यहाँ से देशांतर रेखाएं आए तो ये क्या करेगी, समकोण पर काटेगी कि नहीं। तो देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, भूमध्य रेखा को एकदम समकोण पर काटती हैं। ये चीज़ आपको माइंड करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है ये।
अटलांटिक महासागर में अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं, ये भी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। ये जो मिलती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? समानांतर नहीं होती। जैसे मैंने कहा अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, किंतु देशांतर रेखाओं की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जैसे आपका ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर बड़ा, फिर छोटा। दोस्तों इसमें कोई समानांतर नहीं है, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। और अगर बात की जाए तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर है ये, फिर इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो दोस्तों ये जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ये है 1.32 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार आता है एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में तो बहुत ही बार पूछ चुका है, टेट वगैरह में। दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। हम इसको देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या है? देशांतर रेखा है दोस्तों। ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा देशांतर रेखा है। तो दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्या है? ज़्यादा दूरी है, किंतु यहाँ पर देखिए कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और दोस्तों जो दो देशांतरों के बीच सबसे कम दूरी होती है, अगर बात की जाए दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि दो देशांतरों के बीच सबसे कम दूरी की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर होती है। इसको भी देख लेते हैं, मैप के सहारे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये गोलार्ध है नहीं, सबसे कम दूरी कहाँ है दोस्तों? गोलार्धों पर होती है। अगर दो देशांतरों के बीच की अगर दूरी सबसे कम की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर होती है दोस्तों? ये गोलार्ध में हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में कम होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो लंबाई है दोस्तों क्या है? समान है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये आपका ऐसे में खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, यहाँ पे तो गलत हो जा रहा है, फिर ऐसे खींचा। मतलब इनकी जो लंबाई है दोस्तों ये समान है, एकदम एकदम समान, इनकी जो लंबाई एकदम समान है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देशांतर रेखा का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं? तो देशांतर रेखा का प्रयोग हम करते हैं टाइम निर्धारण के लिए करते हैं। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अच्छी तरीके से आपको पता होगा, क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से यही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। दोस्तों यदि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो दोस्तों क्या करेंगे हम? 360 भागे 24 करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि भाई 1 घंटे में अगर घंटा वाला निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 24 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में पूरा 24 घंटा होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें भाग देंगे 24 से। तो जब दोस्तों हमने इसमें 24 से भाग दिया तो हमारा क्या आया आंसर? 15 डिग्री। तो अर्थात हमको ये पता चल गया कि जो हमारी ये जो है पृथ्वी है ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। दोस्तों अगर ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में मतलब एक तरीके से 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी ये। अगर भाई 1 घंटे में 15 डिग्री तो क्या करेगी? 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो 4 मिनट लगेगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इंग्लैंड और भारत के मानक समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। इंग्लैंड और भारत के मानक समय में 5.5 घंटा लगता है। अर्थात भारत का जो समय है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा। और दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यदि हम प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय प्लस होता है, और यदि पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय माइनस होता है। ये चीज़ भी अभी मैं आपको बता दिया हूँ मैप में। दोस्तों देखते हैं इसको हम थोड़ा मैप के सहारे और टाइम निकालना देखते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जैसे सपोज दैट दोस्तों हमको टाइम निकालना है, ये 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा है, और दोस्तों
यहाँ से अगर हम पूरब जाएंगे तो प्लस होता है, ये हम पूरब की ओर खींचते हैं, और इधर से हम पश्चिम भी खींच दीजिए। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ से गए पूर्व की ओर, अगर हमें यहाँ से पूर्व जाना है तो आपको बताया हूँ कि पूर्व पे जाने पे क्या होता है, प्लस होता है, और पश्चिम में माइनस होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है। ये भी चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छी तरीके से आपको पता भी हो गया है। और दोस्तों वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो भारत का टाइम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइम निकालना। टाइम निकालना हम कैसे सीखेंगे, ये चीज़ें हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमको आना भी चाहिए टाइम निकालना, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं निकालना अगर नहीं जानेंगे, नहीं आएगा हमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हैं तो ऑस्ट्रेलिया 135 डिग्री पूर्वी कितना समय होगा। दोस्तों सपोज दैट मैंने माना कि ये आपका इंग्लैंड है 0 डिग्री पे, यहाँ पर क्या बज रहा है, दिन के 12 बज रहा है, क्या 12 बज रहा है, और यहाँ पर मैंने दर्शाया ऑस्ट्रेलिया को 135 डिग्री पूर्वी। दोस्तों यदि इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे होंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा कैसे, आपको निकालना पड़ेगा टाइम। जैसे दोस्तों हम क्या करेंगे, 135 डिग्री पे है तो हम 135 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा गुणा करने पे आएगा 540 डिग्री। दोस्तों अगर हमारा 540 डिग्री आ गया, अगर हमको इसको घंटे में निकालना है तो क्या करेंगे, 540 भागे 60 करेंगे तो हमारा आएगा 9 घंटा। तो दोस्तों अगर हम 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर ये 12 बजे दिन है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बजे आ जाएगा। जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दोस्तों यहाँ पर कितना बजेगा, यहाँ पर 9 बजेगा, 9 बजे रात वाला। और दोस्तों हम देख लेते हैं अपना भारत वाला भी। यदि इंग्लैंड में दिन के 12 बजे हैं तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी कितना टाइम हो रहा होगा, इस चीज़ को भी अभी हम देखते हैं। चलिए, इंग्लैंड में जैसे दिन के 12 बजे हैं तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए, हम भारत मान लिए हैं 182 डिग्री पूर्वी, सॉरी 82 डिग्री पूर्वी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 82.5 में 4 से गुणा करेंगे। अगर हम 82.5 में 4 से अगर गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 330 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 330 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 330 को हम 60 से क्या करेंगे दोस्तों, 330 को हम 60 से भाग देंगे। अगर दोस्तों अगर हम 330 को 60 से अगर भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया हूँ इंग्लैंड का जो मतलब जो भारत का टाइम है वो इंग्लैंड के टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगर आपको भाग देना ऐसे नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप वैसे भी दे सकते हैं, जैसे 60 एकम 60, 60 पंजे 300, 300 आ गया तो 30 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 5.5 घंटा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ पॉइंट को। भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। भारत के 2 देशांतरों के बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है, ये चीज़ आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए दोस्तों। जो भारत के 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, 29 डिग्री का अंतर होता है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर आपका है भारत जो है, अगर देखा जाए दक्षिण में तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो दोस्तों अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, लगभग 29 डिग्री आएगा। और दोस्तों अगर हम इसमें घटाएंगे 68 डिग्री, और देखिए जो पूरब से पूर्वी एरिया है भारत का वो कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है दोस्तों ये आपका। अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट में अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे दोस्तों तो हमारा लगभग 29 मिनट 29.5 कुछ आएगा, 29.5 डिग्री। तो दोस्तों हम आपको ये समझाना चाहते थे कि जो भारत के 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितना होता है, 29 डिग्री होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 29 डिग्री। तो दोस्तों यदि 29 डिग्री का अगर अंतर है तो हम देखते हैं भारत के देशांतरी स्थिति में कितने मिनट का अंतर है। तो दोस्तों भारत के देशांतरी स्थिति में 29 से हम 4 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 116 मिनट, अर्थात 1 घंटे 56 मिनट का अंतर है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हम टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, तो आएगा कितना, 116 मिनट, अर्थात 1 घंटे 56 मिनट
आप लगभग में 2 घंटे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इस मैप में आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है भारत की, और एक बात और करना है यहाँ पर, भारत की जो पूरब से पश्चिम अगर लंबाई अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों जो भारत का पूरब से पश्चिम तो हम देख लीजिए 2933 किलोमीटर, किंतु अगर बात कीजिए भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई है दोस्तों कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, 3214 किलोमीटर, ये चीज़ भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। भारत का सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या दोस्तों, गुहार मोती है, ये गुजरात में पड़ता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है, किवीथू है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, एपी में है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को अभी हम देखते हैं मैप में, भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र और भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये जो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला, ये हिस्सा, ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है, गुहार मोती यहीं पे है। और दोस्तों जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है, किवीथू है, यहीं पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और दोस्तों जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, उमा ऐसी चलते ही उड़ गई। तो दोस्तों ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ीसा। तो दोस्तों इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत का जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से गुजरते हैं इधर के, ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो लाइन है दोस्तों, ये भारत के मानक समय रेखा वाला ही लाइन है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये तो है, ये देखिए भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर मुख्य में अगर देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट या 45 मिनट, यहाँ पर 45 दे दिया है, 4, चलिए ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में है ये देखिए आप। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं फिर, और जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि को जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और भारत का देशांतरी स्थिति कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट चीज़, और एक चीज़, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अभी आपको बता दिया हूँ 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है, जो ऊपर वाला बिंदु इंदिरा काल कहलाता है। काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, काल का मतलब होता है दर्रा होता है या पासिंग होता है, जिसको आप पासिंग कहते हैं अंग्रेजी में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहलाता है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भारत का दक्षिणतम साउथन वाला जो एरिया है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। अभी आपको मैं बता चुका हूँ, चर्चा किया हूँ इसके बारे में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। केप कोमोरिन का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य स्थल का भाग, या मुख्य स्थल का वह भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखने के बाद ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों का अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आप लोग रिवीजन करके जाएँ। मैं MCQS भी सॉल्व कराऊँगा, और जैसे रिटर्न वगैरह लिखते नहीं वो सब चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा अच्छी तरीके से, कैसे रिटर्न लिखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।